सो हेलो एवरीवन गाइस, आपका वापस से स्वागत है यार। जो भी सम बेसिक एनालिटिकल टेक्निक जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है 11th स्टैंडर्ड का, आज हम चेक करने वाले हैं पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने पहले अपलोड कर दिया, उसके बाद ही मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यू हैव केम हियर। सो फटाफट से हम डिटेल एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। हमने जो है फ्रैक्शनल क्रिस्टलेशन तक, ठीक है, यहाँ पे से थोड़ा सा गलती से मेरे से लिख के हो गया था तो मैंने यहाँ पे बदल दिया है, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स से स्टूडेंट्स पूरे के पूरे हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं विथ प्रॉपर लाइनिंग, विथ प्रॉपर मेथड्स। और हाँ, यहाँ पे मैंने जरा सा मतलब अपना सिंबल भी दे दिया है, क्योंकि मुझे ऐसे पता चला है, 2-4 कमेंट्स आए थे कि भैया आपका जो भी है कोई तो भी नोट्स वगैरह जो है वो प्रेफर कर रहा है, मतलब कि नोट्स वगैरह लेके वो भी वीडियोस बना रहे हैं। सो यार, अपनी मेहनत अपने पास रहनी चाहिए, ओके। सो इसमें देखो पूरे के पूरे आपको विथ प्रॉपर डायग्रामिंग वगैरह पूरा लेसन कवर किया है। पहले पार्ट में भी हमने बहुत अच्छी तरीके से कवर किए थे। और अगर आपने टेलीग्राम का ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो पहले वो ज्वाइन कर लेना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है जहां से कि आप इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सको और जो नोट्स है उसकी प्रिंट निकाल के या फिर आप नोट्स वगैरह कंप्लीट कर सकेंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टूडेंट्स, हमने बहुत सारे हमने जो है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन तक हमने चेक कर लिया था, ओके। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स व्हाट इज मीन बाय फ्रैक्शनल क्रिस्टलेशंस। आखिर होता क्या है, सॉरी फॉर दैट, फ्रैक्शनल क्रिस्टलेशंस आखिर होता क्या है। नाउ सभी जन एकदम आराम से ध्यान देंगे कि भाई आखिर फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है, ठीक है। फ्रैक्शनल, ये डिस्टिलेशन को हटाई देते हैं, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। अभी देखो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स आपको लिख के दिए हैं और मैंने एक फ्लो चार्ट भी आपको यहाँ पे दिया है जिससे कि आपको समझ में आएगा। नाउ फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, 2 और मोर सब्सटेंसेस, ध्यान से सुनना है, 2 और मोर सब्सटेंसेस इन अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। मतलब कि मिक्सचर में अगर 2 से ज़्यादा सब्सटेंस होंगे तो अगर हमको उसको सेपरेट करना होगा तो हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन यूज करेंगे। अभी सबसे पहले फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन समझने के पहले आपको मिक्सचर्स क्या होते हैं वो समझना पड़ेगा। मिक्सचर मतलब कि when two elements does not chemically combine, जब 2 एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते तो है, एक दूसरे के साथ वो कंबाइन तो होंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ वो कंबाइन तो होंगे, लेकिन वो केमिकली कंबाइन नहीं होंगे। केमिकली मतलब कि उनमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होने वाली है, उनमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होने वाली है, और जो हमको प्रोडक्ट मिलता है दैट इज कॉल्ड एज, विच इज व्हाट, हमारा मिक्सचर। जैसे कि फॉर एग्जांपल दूध है, दूध में अपन ने पानी डाला तो कोई केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है स्टूडेंट्स, वहां पे नहीं हो रहा है, लेकिन तभी भी अपन 2 सब्सटेंस को एक दूसरे के अंदर मिक्स कर रहे हैं। इन दैट केस वी कैन से दैट द गिवन प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, मेरा मिक्सचर होने वाला है, ठीक है। और 2 मिक्सचर को एक ही सॉल्यूशन में से अलग अलग करना, 2 मिक्सचर को मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2, 2 मिक्सचर को एक ही इसमें से अलग अलग करना, उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। आ रहा है सभी को समझ में, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अपन देखेंगे विच इज फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। ये रहा 2 और मोर सब्सटेंसेस इन अ मिक्सचर, 2 से ज़्यादा सब्सटेंस एक ही मिक्सचर में जब कंबाइन होते हैं और अगर हमको उसको सेपरेट करना है, सो दैट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। अभी ये प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होती है वो हम देख लेंगे, इस वाले यहाँ पे हमको समझ में आएगा। इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है वेर 2 और मोर सोल्यूबल सब्सटेंसेस having widely different solubilities in the same solvent at a room temperature can be separated by crystallization। मतलब कि स्टूडेंट्स ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें 2 अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस को, जिनकी सोल्यूबिलिटी अलग अलग होगी, हम उनको रूम टेम्परेचर पे उसी सेम सॉल्वेंट में से अलग अलग कर सकते हैं। अभी आप बोलोगे भैया ये क्या बोल दिया यार, थोड़ा सा बाउंसर चले गया, टेंशन नहीं लेना है। ये देखो, सपोज फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई बीकर, ठीक है, ये मेरा बीकर है। इस बीकर में मैं क्या डालूंगा, दूध और पानी का मिक्सचर, मतलब कि इसमें एक मिक्सचर है, ओके, दूध और पानी का मिक्सचर है। अभी उन्होंने क्या बोला है, दूध और पानी को अलग अलग करना है एट द सेम रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर अपना कितना होता है, रूम टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 27 से लेके तो 35 डिग्री सेल्सियस तक अपना रूम टेम्परेचर होता है। जब अपन कोई भी मिक्सचर में से, ठीक है, जब अपन कोई भी मिक्सचर में से 2 अलग अलग सब्सटेंस को अलग करेंगे रूम टेम्परेचर पे,
ध्यान से सुनना है, जब भी हम कोई भी मिक्सचर को अलग अलग करेंगे, उसके अंदर के दो सब्सटेंस को हम अलग अलग करेंगे रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर मतलब कि 27 डिग्री सेल्सियस 35 डिग्री सेल्सियस जो अपना रूम का टेम्परेचर होता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर, उसमें अपन अलग अलग करेंगे, उसको हम बोलेंगे फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। फ्रैक्शन पता है ना स्टूडेंट्स आपको, जैसे 1/2 अपन फ्रैक्शन लिखते हैं उस प्रकार, तो वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शंस में आ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। चलो वापस एक बार डेफिनेशन देख लेंगे। इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रकार की प्रोसेस है जिसमें दो और मोर सोलूबल सब्सटेंस, सोलूबल मतलब कि जो पानी में या फिर जो कोई भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकते हैं, जिनकी सोलूबिलिटीज डिफरेंट डिफरेंट होगी, लेकिन हम उसको अलग कैसे करेंगे, एट द सेम रूम टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन। अभी फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए ध्यान से सुनना है, अभी फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए 4 मुख्य स्टेप्स है, ठीक है। उसके लिए मैंने एक एकदम सिंपल से आपके लिए फ्लो चार्ट बनाया है, ठीक है। फ्लो चार्ट पे जरा ध्यान देंगे अपन। अभी मैंने पिछली बार आपको बताया था जो भी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस थी, पहले अपन क्या करेंगे, जो भी सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को गर्म करेंगे। सॉल्वेंट मतलब कि जिसका सॉल्यूशन में प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट, और जिसका सॉल्यूशन में प्रोपोर्शन कम होता है उसको बोलते हैं अपन सोल्यूट। अभी जो भी सॉल्वेंट होता है, उस सॉल्वेंट को अगर हमने गर्म किया, मतलब कि पहली प्रोसेस क्या करनी पड़ेगी, हमको गर्म करनी पड़ेगी। सॉल्वेंट को गर्म करने के बाद हमको एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डालना पड़ेगा। अभी आप बोलोगे भैया सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब कि क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब कि हम उसमें कोई भी एडिशनल सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते, हम उसमें कोई भी एडिशनल सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब कि पहले सॉल्वेंट को गर्म करो, मतलब कि अगर समझो तुम्हारा दूध और पानी होगा, तो इसमें सॉल्वेंट कौन होगा, दूध और पानी में सॉल्वेंट कौन होगा, दूध और पानी ये सॉल्यूशन है। अभी दूध और पानी में सबसे ज्यादा क्या रहता है, दूध रहता है, तो दूध क्या है, हमारा सॉल्वेंट है। दूध क्या है स्टूडेंट्स, हमारा सॉल्वेंट है। और सॉल्वेंट को गर्म करो, फिर उसको पानी में डालो, या फिर पानी में अपन उसको डालेंगे, जिससे कि आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाएगा। अभी उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, अपने को पहले गर्म किया, फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, फिर उसको क्या करना है, कूलिंग करना है। कूलिंग मतलब कि उसको ठंडा करना है, उसको क्या करना है, ठंडा करना है। और जो भी लेस सोल्यूबल होगा, मतलब कि जो भी पानी में सोल्यूबल नहीं होगा, जो भी उस मिक्सचर में सोल्यूबल नहीं होगा, वो हो जाएगा बाहर, और जो भी सोल्यूबल होगा वो क्रिस्टल्स रहेंगे वहाँ पे के वहाँ पे, और उन क्रिस्टल्स को बाहर निकालो और फिर बाद में उनको क्या कर दो, ड्राई कर दो। मतलब कि स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, पहले क्या करना है, कोई भी मिक्सचर लेना है एक, उस मिक्सचर में से सॉल्वेंट को निकालो, सॉल्वेंट को गर्म करो, फिर उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डालो। गर्म करने के बाद, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डालने के बाद आपको उसको वापस से ठंडा करना है। ठंडे करने से क्या होगा, अपने को समझ में आएगा कि लेस सोल्यूबल कौन है। जो भी लेस सोल्यूबल है वो अपने आप बाहर निकल जाएगा, आपको प्रोसेस समझ में आएगी, अपने आप बाहर निकल जाएगा, और जो भी अंदर बचेगा वो होगा अपना क्रिस्टल्स, और वो फिल्टर क्रिस्टल्स होंगे। फिल्टर मतलब कि जो अपने को चाहिए, जो अपने को चाहिए वो वेट वाले होंगे, और फिर बाद में उनको क्या कर देना है, सूखा कर देना है, खत्म। तो ये वाली डायग्राम जो है, ये वाला जो फ्लो चार्ट है, ये याद रखना है, विच इज हॉट सॉल्वेंट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, फिर कूल करना है, फिर लेस सोल्यूबल क्रिस्टल जो होते हैं वो मेरे अपने आप बाहर आ जाएंगे। जो क्रिस्टल सोल्यूबल होता है वो अंदर के अंदर रहेगा, डिसॉल्व हो जाएगा, और उसको फिर बाद में क्या कर देना है, ड्राई कर देना है, ठीक है। ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलने वाले, फटाफट से नीचे टेलीग्राम की लिंक दी है, ज्वाइन हो जाना है स्टेट बोर्ड वाले भैया पे, ठीक है। सब्सक्राइब करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बस नॉलेज ले लो यार, बाकी कोई नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। सो दिस इज द फ्लोट चार्ट। नाउ अभी हम आएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो हमारा क्रिस्टलाइजेशन यहाँ तक खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्रिस्टलाइजेशन खत्म हो गया। अभी मेथड चालू होने वाली है हमारी डिस्टिलेशन। क्या, अभी तक हमने क्रिस्टलाइजेशन देखा, बट नाउ वी हैव टू डील विद द डिस्टिलेशन। अभी भाई डिस्टिलेशन क्या होता है, ठीक है, भैया ने तो बोल दिया डिस्टिलेशन है, लेकिन भाई डिस्टिलेशन क्या होता है, देखो वेट एवरीवन, थोड़ा सा, यस, नाउ वी कैन सी डिस्टिलेशन। अभी डिस्टिलेशन मतलब कि क्या, इसमें दो चीज़ होते हैं मुख्य, इसमें दो चीज़ होते हैं, which is volatile liquids separated from non-volatile, volatile liquids separated from non-volatile liquids, okay। अभी volatile भैया पहले तो भाई हमको ये बता दो volatile होता क्या है, ठीक है। now what does volatile means, volatile मतलब कि जिसका कंडेंसेशन होगा, ऐसे गैसेस या फिर ऐसे व्हाट वी कैन से, volatile मतलब कि
ऐसे सॉल्यूशन या फिर ऐसे लिक्विड्स जिनका कंडेंसेशन प्रोसेस होने वाला है, मतलब कि इवेपोरेशन प्रोसेस होने वाला है, एकदम फटाफट से इवेपोरेशन प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, इनकी इवेपोरेशन प्रोसेस कैसी होती है? एकदम फास्ट, रैपिड हम बोलते हैं ना, रैपिड मतलब कि एकदम फटाफट। तो वोलाटाइल मतलब कि रैपिड इवेपोरेशन प्रोसेस। वोलाटाइल मतलब कि क्या स्टूडेंट्स? उनका कंडेंसेशन, उन लिक्विड्स का कंडेंसेशन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, उन लिक्विड का कंडेंसेशन जल्दी हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर पानी ले लिया, पानी को आप हीट करते रहे 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दिया, बाद में उसका क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन हो जाएगा, मतलब कि इवेपोरेशन प्रोसेस हो जाएगी। मीन्स वोलाटाइल लिक्विड्स मतलब कि क्या? जिनकी कंडेंसेशन, जिनका इवेपोरेशन वो एकदम फास्ट होता है, फटाक से हो जाता है। रूम टेम्परेचर भी उनका जो है, रूम टेम्परेचर पे भी उनका कंडेंसेशन एकदम ईजिली हो जाता है। वापस एक बार, volatile liquids are those liquids which undergoes condensation process, or we can say that evaporation process very fastly or very rapidly at the normal room temperature. volatile liquids ये होते हैं जिनकी कंडेंसेशन या फिर जिनका इवेपोरेशन प्रोसेस ये एकदम फटाक से हो जाता है, एकदम रैपिड से हो जाता है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, और नॉन वोलाटाइल मतलब कि उसका ऑपोजिट। नॉन वोलाटाइल मतलब कि ऐसे लिक्विड्स जिनका इवेपोरेशन रैपिडली नहीं होता है एट एनी गिवन टेम्परेचर या फिर एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर मतलब कि वोलाटाइल मतलब कि जिनका रैपिडली इवेपोरेशन प्रोसेस और या फिर हम कंडेंसेशन प्रोसेस बोल सकते हैं, वो फटाक से हो जाएगा। और जो भी कंडेंसेशन नहीं, सॉरी, इवेपोरेशन स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसका इवेपोरेशन हो जाएगा, मैं वापस बोलता हूँ, विच इज़ इवेपोरेशन हो जाएगा। ठीक है, और नॉन वोलाटाइल मतलब कि ऐसे लिक्विड जिनका इवेपोरेशन प्रोसेस फटाक से नहीं होगा। देखो एक चीज़ है, जिनका इवेपोरेशन फटाक से हो रहा है उनका कंडेंसेशन प्रोसेस भी जल्दी होगा, सो आप वो भी बोल सकते हो। वोलाटाइल मतलब कि जिसकी कंडेंसेशन और जिसका इवेपोरेशन फास्ट होगा एट एनी गिवन रूम टेम्परेचर। नॉन वोलाटाइल मतलब कि जिसकी कंडेंसेशन और इवेपोरेशन स्लो होने वाली है एट एनी गिवन रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो हमको डिस्टिलेशन हम दो टाइप से निकालते हैं, विच इज पहली है कि वोलाटाइल लिक्विड को हमको अलग करना है नॉन वोलाटाइल में से, मतलब कि जिसका इवेपोरेशन जल्दी होता है, सॉरी, जिसका इवेपोरेशन जल्दी नहीं होता है उसमें से जिसका इवेपोरेशन जल्दी होता है उसको बाहर निकालना है। भैया ये क्या बोल दिया यार, वापस थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। देखो सपोज ये है मेरा बीकर, इस बीकर में दो टाइप के लिक्विड्स है। ठीक है, ऊपर एक है और यहाँ पे एक है, मतलब कि यहाँ पे नीचे है नॉन वोलाटाइल, ऊपर है वोलाटाइल। ठीक है, इनको मैंने क्या किया है? स्टीर किया है, मतलब कि इनको मैंने मिक्स किया है। अभी डिस्टिलेशन मतलब कि अलग अलग करना, तो अभी उन्होंने फर्स्ट मेथड क्या दी है डिस्टिलेशन की, कि वोलाटाइल को बाहर निकालो नॉन वोलाटाइल में से, मतलब कि ये पूरा मिक्सचर है पहले, लेकिन अपन कुछ इस पे कौन से तो भी डिस्टिलेशन प्रोसेसेस करेंगे, आगे आपको समझ जाएगा। सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह दो ही प्रोसेसेस है, अपन ने वो प्रोसेस की। तो इसमें से अपन क्या कर सकते हैं? नॉन वोलाटाइल में से, मतलब कि जिसका इवेपोरेशन जल्दी नहीं होता है उसमें से अपन जिसका इवेपोरेशन जल्दी होता है उसको अपन अलग कर सकते हैं। डिस्टिलेशन मतलब कि अलग करना, डिस्टिलेशन मतलब कि अलग करना। अभी किसको अलग करना है? नॉन वोलाटाइल में से वोलाटाइल को अलग करना है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट। और सेकेंड वाली क्या है स्टूडेंट्स? फर्स्ट तो आपको समझ गया होगा। नाउ सेकंड वाले पे जाएंगे, लिक्विड्स हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि ऐसे लिक्विड्स का भी हम डिस्टिलेशन कर सकते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस कर सकते हैं जिनके लिक्विड्स में क्या होंगे? डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट होंगे, जिनके लिक्विड का क्या क्या होगा? डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसे आप सभी को पता है अल्कोहल के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वो जो होते हैं लो होते हैं, सभी को पता है। ठीक है, उसमें से अगर अपने को जो भी अपने मेटल्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, तो उसमें से अगर अपने को निकालना है तो अपन दो अलग अलग लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट के मदद से अपन जो है डिस्टिलेशन प्रोसेस कर सकते हैं। अभी डिस्टिलेशन प्रोसेस का पहला है सबसे, विच इज सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस। आई थिंक सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस। अभी सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होती है? ठीक है, लिक्विड्स विच बॉइल विदाउट डीकम्पोजिशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर प्यूरिफाइड बाय द प्रोसेस सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस। डेफिनेशन पे ज़्यादा फोकस करना नहीं है, डेफिनेशन में हमको बस इतना बोला गया है कि लिक्विड है, लिक्विड को गर्म करो, गर्म करने के बाद लिक्विड को ठंडा करो, जो भी लिक्विड ठंडा होगा उसमें से अपने को प्योर लिक्विड मिलेगा। क्या बोला? पहली जो लिक्विड थी अपनी सादी सिंपल लिक्विड, अपन सिंपल प्रोसेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स,
तो सिंपल, पहले क्या करना है, देखो मैंने आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट इसीलिए बना के दिया है जिससे कि आपको आराम से समझ में आएगा फ्लो चार्ट। पहले क्या करना है, जो भी अपनी लिक्विड है उस लिक्विड को क्या करो, वेपराइजेशन में कन्वर्ट करो, मतलब कि हीट करो उसको। जो भी अपनी लिक्विड है, जो भी अपनी गिवन लिक्विड दिया गया है अपने को क्वेश्चन में, अगर आपने को एक क्वेश्चन आया कि एक्सप्लेन द सिंपल डिस्टिलेशन ऑफ दिस लिक्विड, तो आप कैसे करोगे, एक लिक्विड लेनी है, वो लिक्विड को पहले क्या करो, गर्म करो, उसको वेपर्स में कन्वर्ट कर दिया। जैसे वेपर्स में कन्वर्ट कर दिया, उस पर क्या करो, कंडेंसेशन प्रोसेस करो, मतलब कि उसको क्या करो, वापस से क्या करो, ठंडा करो। कंडेंसेशन मतलब कि ठंडा करना। पहले लिक्विड लिया, उसको गर्म किया, उसमें से जो हार्मफुल पार्टिकल्स है, जो गैंगुई वगैरह है, वो बाहर निकल गया, ठीक है, जो रेसिड्यूज वगैरह है वो बाहर निकल गए। फिर बाद में हमने वही पर्टिकुलर लिक्विड को, जिसको वेपराइजेशन किया था अपन ने हीट करके, बॉइलिंग करके, उसको अभी क्या करो, उसी लिक्विड को वापस कंडेंसेशन करो, ठंडा करके। ठंडा मतलब कि कूल, ठीक है, डर्मी कूल, ओके, तो उसको ठंडा कर देना है। जैसे आपने ठंडा कर दिया, तो जो भी मेरा प्योर लिक्विड है वो कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। जो भी मेरा प्योर लिक्विड है वो कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। मतलब बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, पहले जो अपने को गिवन लिक्विड दिया है उसको गर्म करो, गर्म करने के बाद उसको ठंडा करो और हमारा काम हो गया, ठीक है। दिस इज द फ्लो चार्ट, ठीक है। अभी देखो सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस होता कैसा है, देखो ये है सपोज मेरा सॉल्यूशन, ध्यान देना है, ध्यान देना है। दिस इज सपोज माय सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को देखो मैं नीचे से क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, इस सॉल्यूशन को सिंपल डिस्टिलेशन है, ये है मेरा कोई भी सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को मैं नीचे से क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ। समझ में आया, फ्लो चार्ट, पहले हीट किया, जैसे ही हीट किया, इसके जो भी पार्टिकल्स है ये कहाँ पे चले गए, ऊपर चले गए, मतलब इस वाले इसमें जमा हो गए। कहाँ पे जमा हो गए स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो जमा हो गए। यहाँ पे जैसे ही जमा हो गए, अपन ने क्या किया, यहाँ पे कंडेंसेशन लगाया है। यहाँ पे क्या लगाया है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब कि ये क्या करता है, ठंडा करता है। मतलब कि जो भी इवेपोरेट हुए हैं, जो भी छोटे छोटे डॉट 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 ऊपर जमा हुआ है इस वाले फ्लास्क पे, इस वाले फ्लास्क पे जो भी ऊपर जमा हुआ है, ये वाला जमा हुआ कंडेंसेशन के मदद से वापस पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। वापस पानी में कन्वर्ट हो गया और वो कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। मतलब कि इसमें से जो अपन गर्म करेंगे उसके पार्टिकल्स कुछ ऊपर जमा हो जाएंगे, उस ऊपर हुए वाले ड्यू ड्रॉप्स को अपन क्या करेंगे, वापस से ठंडा करेंगे। मतलब गर्म किया, फिर वापस से ठंडा किया। ठंडा करने के बाद जो भी प्योर है, देखो इतना सारा लिक्विड है लेकिन अपने को मिल रहा है कितना है, बस इतना सा। मतलब कि प्योर लिक्विड अपना बस इतना सा है इन सभी में से। समझ में आया। पहले क्या करना है, सामने ध्यान देना है। पहले क्या करना है, बस हीट कर दिया, हीट कर दिया। इस वाले सॉल्यूशन को ऊपर क्या क्या जमा हो गया, ऊपर मेरे ड्यू ड्रॉप जमा हो गए। ये ड्यू ड्रॉप्स कहाँ पे आएंगे, धीरे धीरे नीचे आएंगे। नीचे क्या लगाया, कंडेंसेशन लगाया। कंडेंसेशन क्या करेगा, वो जो ड्यू ड्रॉप्स है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, ठंडा होने के बाद पानी में कन्वर्ट कर देगा। पानी में कन्वर्ट हो गया मतलब वो मेरा जो प्योर लिक्विड है वो लिक्विड जमा हो गया इस वाले फ्लास्क में, खत्म। दिस इज कॉल्ड एज सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है। सिंपल डिस्टिलेशन समझ गया। देखो वापस एक बार बोल रहा हूँ, लिक्विड उसको वेपर में कन्वर्ट करो, उसको वापस ठंडा करो और अपना जो है एक रिसीवर में वो गिरेगा, ठीक है। लिक्विड है, लिक्विड को गर्म करो, गर्म करने के बाद यहाँ पे उसके ड्यू ड्रॉप जमा हो जाएंगे। फिर उसको कंडेंसेशन में डालो, ड्यू ड्रॉप्स का पानी में आउटलेट में जमा हो जाएगा। गॉट इट। चलो बहुत अच्छे, सिंपल डिस्टिलेशन भी अपन ने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसकी भी डायग्राम है, इसकी डायग्राम ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, सेम टाइप में ही होता है, लेकिन हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आखिर यूज़ क्यों करते हैं वो हम देख लेंगे। नाउ व्हाट डज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मीन्स। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, if in a mixture the difference in the boiling points of the two liquids is not appreciable, they cannot separated from each other using the simple distillation process। मतलब कि स्टूडेंट्स ये बताया है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो भी लिक्विड्स अपन ने यूज़ किए थे, यहाँ पे जो भी अपन ने सॉल्यूशन यूज़ किया था, इसका टेम्परेचर एप्रिशिएबल था। एप्रिशिएबल मतलब कि दोनों का टेम्परेचर एक दूसरे से मिल रहा था, दोनों का टेम्परेचर एक दूसरे से मिल रहा था, ठीक है। दोनों का टेम्परेचर एक दूसरे से मिल रहा था, मतलब वो कौन से इसमें आ रहा था स्टूडेंट्स, दे वेर इन द फर्स्ट इसमें आ रहे थे, ठीक है, डिस्टिलेशन के फर्स्ट प्रोसेस में आ रहे थे। तो फर्स्ट प्रोसेस को अपन कौन से करते हैं, विच इज़ सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस से करते हैं। लेकिन जिनका बॉइलिंग पॉइंट अगर कोई भी दो लिक्विड्स का अगर अलग अलग होगा तो उस टाइम में अपने को FD यूज़ करना पड़ेगा, विच इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसका जो भी दो लिक्विड्स के टेम्परेचर्स अलग अलग होंगे, बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग होंगे,
जाहिर सी बात है बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, मतलब टेम्परेचर अलग अलग ही होगा, तो उनको अपन सिंपल डिस्टिलेशन से नहीं कर सकते हैं, उनको अपन किससे करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करेंगे। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको एक सिंपल सा डेफिनेशन लिख के दिया है कि अगर कोई भी मिक्सचर का डिफरेंस उनके बॉइलिंग पॉइंट में होगा दो लिक्विड्स का, और जो एप्रिशिएबल नहीं होंगे, मतलब एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, सो अपन उसको सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस से पार नहीं कर सकते हैं। अपन उसको कौन सी यूज़ करते हैं, विच इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल जो फिगर ए है उसका वो लिक्विड का टेम्परेचर है 363 केल्विन, ठीक है। जो फिगर ए है उसका जो भी टेम्परेचर है वो है 363, और जो फिगर बी की जो भी अपनी सॉल्यूशन है उसका है 373 केल्विन, ठीक है। तो अगर इसको अपने को अलग अलग करना है तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यहाँ पे ठीक से ध्यान देना है। अभी देखो इसमें जो भी लिक्विड्स है ना स्टूडेंट्स, इसमें जो भी लिक्विड है, ध्यान देना है, इसमें जो भी लिक्विड है और बाहर अपन ने ऑयल बात किया है। ऑयल बात मतलब कि ऑयल में उसको गर्म कर रहे हैं अपन, मतलब कि अंदर का लिक्विड और बाहर का ऑयल, जाहिर सी बात है इनके टेम्परेचर्स अलग अलग होंगे। अभी इनके टेम्परेचर्स अलग अलग हो गए, इसीलिए अपन कौन सी मेथड यूज़ कर रहे हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मतलब कि ऑयल का और जो अंदर का मेरा सॉल्यूशन आपको दिख रहा है नीले कलर का, मतलब कि येलो कलर का और नीले कलर का, इन दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अभी देखो जब अपन हीट करेंगे तो इनके जो मॉलिक्यूल्स है वो भी ऊपर जमा हो जाएंगे, दिख रहा है सभी को, ये जो मैंने डॉट 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 किए हैं, इनके मॉलिक्यूल्स भी ऊपर जमा हो जाएंगे। मतलब कि इनके छोटे छोटे जो भी पार्टिकल्स है विद द हेल्प ऑफ इवापोरेशन प्रोसेस, अपन हीट कर रहे हैं ना, तो इवापोरेशन प्रोसेस हो जाएगी, तो इनके क्या हो जाएंगे, जो भी मॉलिक्यूल्स है, जो भी एटम्स है, जो भी ड्यू ड्रॉप्स है, वो ड्यू ड्रॉप्स ऊपर एकदम पैकेजिंग में जमा हो जाएंगे, एकदम पैक जमा हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा जमा हो जाएगा, एकदम पैक में जमा हो जाएगा। अभी जैसे पैक में जमा होगा, वापस यहाँ पे अपन ने कंडेंसेशन लगाया है, और जो भी इन दोनों में से जो भी सबसे प्योर सब्सटेंस होगा वो प्योर सब्सटेंस ही बस डिस्टिल्ड लिक्विड बोल के नीचे जमा होगा, बाकी का सभी इस वाले फ्लैस्क में जमा होने वाला है, ठीक है। मतलब कि ऑयल और जो भी मेरा सॉल्यूशन है, सपोज अपन ने ऑयल और पानी लिया, दोनों को गर्म किया, ऑयल और पानी लिया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे पानी है और ये ऑयल है, इन दोनों को लिया और अपन ने इन दोनों को गर्म किया, तो जाहिर सी बात है दोनों लिक्विड है तो दोनों कंडेंसेशन होंगे, लेकिन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, दोनों का टेम्परेचर तो अलग अलग होता है, तो ये कहाँ पे जमा हो जाएंगे, यहाँ पे जमा हो जाएंगे। अभी जो भी इसमें से प्यूरीफाई वाला है, जो भी इसमें से एकदम यूजफुल है, वो वाला यूजफुल कहाँ पे गिरेगा स्टूडेंट्स, इस वाले इसमें, ठीक है। वो वाला कहाँ पे गिरेगा, नीचे वाले इसमें, और बाकी का कहाँ पे जमा हो जाएगा, इस वाले इसमें बाकी का जमा होने वाला है। सो दिस इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बाकी कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है स्टूडेंट्स, बस इतना ध्यान में रखना है कि जब दो लिक्विड्स के टेम्परेचर एक दूसरे से एप्रिशिएबल नहीं होंगे तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं, जिसमें कॉलम वाइज होता है। ये देखो ये कॉलम वाइज दिख रहा है ना, ठीक है। अब उसको क्या बोलते हैं, सिंपल पैक्ड कॉलम, सिंपल पैक्ड कॉलम, और सिंपल पैक्ड कॉलम होता है, और जो दूसरा अपन यूज़ करते हैं विच इज़ बबल प्लेटेड कॉलम। तो हम दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे सिंपल पैक्ड कॉलम यूज़ किया है, तो बहुत सिंपल है। मतलब कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और साथ ही साथ जो भी मेरा है विच इज़ सिंपल डिस्टिलेशन, दिस बोथ आर द सेम, बस इसमें नॉन वोलाटाइल में से अपन ने किसको निकाला, वोलाटाइल को निकाला, और इसमें से अपन ने क्या किया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में से दो जो लिक्विड्स अलग अलग थे, जिनके टेम्परेचर्स अलग अलग थे, उनको अपन ने अलग किया है विद द सिंपल प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। Okay, now we will move towards the next students which is distillation under reduced pressure। बहुत सिंपल है, इसका एक ही पेज है तो ज़्यादा इसको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी डिस्टिलेशन हम करेंगे किसके अंडर, प्रेशर। प्रेशर के अंदर हमको अगर डिस्टिलेशन करना है तो हम अच्छा, सबसे मेन बात कि हम ये डिस्टिलेशन प्रोसेस क्यों करते हैं। अभी देखो आपको जैसे सामने स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, इन दिस मेथड द लिक्विड इज मेड टू बॉयल एट द टेम्परेचर विच इज़ below its normal boiling point by reducing the pressure on the surface of the liquid। मतलब कि ये वाली डिस्टिलेशन प्रोसेस हम क्यों कब करते हैं, जब भी हमको कोई भी लिक्विड का, ध्यान से सुनना है, जब भी हमको कोई भी लिक्विड का बॉयल करेंगे हम उसके नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। मतलब सपोज अगर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है, ठीक है, तो हम उसको कितने पे बॉईल करेंगे तो स्टूडेंट्स
75 पे ही बॉईल करेंगे। क्यों बॉईल करेंगे? क्योंकि हम उस पर प्रेशर लाना चाहते हैं। हम उस पर क्या लाना चाहते हैं? प्रेशर लाना चाहते हैं। अपन उसको तड़पा के मारेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर सपोज ये है मेरा गैस, ओके, ये है मेरा गैस, इस गैस पे रेगुलेटर है, ये है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तुरंत एकदम जैसे चालू किया वैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे कर दिया, और इसको मैं धीरे 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 75 पे लेके गया। ठीक है, इसको मैं धीरे 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 75 पे लेके गया। तो अभी तुम मुझको बोलो स्टूडेंट, ज़्यादा कौन तड़पेगा? ज़्यादा प्रेशर किस पे आएगा? जाहिर सी बात है इस वाले पे आएगा। क्यों? क्योंकि अपन इसको धीरे धीरे से तकलीफ दे रहे हैं। ठीक है, एक खट्टी मार दे रही है क्या उसको? एक ही बार में मार दे रहे हैं। अभी तुम मुझको बताओ, अगर कोई इंसान को एक ही बार में मार देंगे और किसी को तड़पा के मारेंगे, तो उसको मतलब कि सबसे ज़्यादा किसको प्रेशर गिरने वाला है? सबसे ज़्यादा किस पे प्रेशर गिरेगा? भाई जिसको आराम से मारेंगे अपन, जाहिर सी बात है। तो उसी प्रकार अगर हमको कोई भी लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट, अगर हमने कोई भी लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट जितना है उससे कम इसमें अगर हमने उसको हीट किया, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिस्टिलेशन अंडर प्रेशर। मतलब अपन उस पर्टिकुलर लिक्विड पे आराम आराम से क्या कर रहे हैं, विच इज़ अपन उस लिक्विड पे आराम से प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? मतलब कि ऐसा कोई भी लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 डिग्री सेल्सियस होगा, एग्जांपल दे रहा हूँ, और अगर उसको हमने 75 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस आराम से हीट किया, मतलब कि उसको बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट हम उसको हीट कर रहे हैं, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज, मेरा कौन सा स्टूडेंट्स, वेट अरे कहाँ पे गया? ठीक है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिस्टिलेशन अंडर प्रेशर। ठीक है, डिस्टिलेशन अंडर प्रेशर। अभी इस प्रेशर को अगर हमको रिड्यूस्ड करना है, सो द प्रेशर इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग वाटर पंप और वैक्यूम पंप। मतलब कि स्टूडेंट्स ध्यान देना है, अगर कोई भी, जैसे मैंने आपको बोला 75 डिग्री सेल्सियस ही लेंगे हम अभी, ठीक है, इस वाले लिक्विड पे जितना भी प्रेशर गिर रहा था, अगर इसका प्रेशर, अगर अभी मेरा मन बदल गया कि उसको मार देना नहीं है, उसको छोड़ देना है, जो भी मैं तड़पा रहा था, तो मैं उसमें क्या करूँगा स्टूडेंट्स, उसको हल्दी लगा दूंगा या फिर उसको मलहम लगा दूंगा, वो वाले बंदे को, सामने वाले को। ठीक है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, कोई भी सोल्यूशन को अगर हम तड़पा के मार रहे हैं, मतलब कि हम उसको बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट हम उसको बॉईल कर रहे हैं, और अगर हमको जो भी उस पर प्रेशर हमने अप्लाई किया है, उस प्रेशर को अभी क्या करना है, रिलीज्ड करना है, तो हम उसमें से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम वहाँ पे सिंपली वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करेंगे। किनसे? वैक्यूम पंप का। मतलब कि हम क्या करेंगे, उसमें से जो एयर है, उसकी जो हवा है, वो सॉल्यूशन में की जो हवा है, उस हवा को निकाल देंगे, जिससे कि उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, विच इज़ उसका प्रेशर हो जाएगा कम। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन से दैट डिस्टिलेशन अंडर प्रोसेस। मतलब मैंने आपको पहले बताया कि डिस्टिलेशन पे प्रेशर कैसे गिरता है और उस प्रेशर को हम रिलीज कैसे करते हैं। प्रेशर कैसे गिरेगा, उसको हम उसकी जो भी नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, उसके नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से उसको हम कम हीट करेंगे। और उसका प्रेशर हम कैसे रिड्यूस करेंगे स्टूडेंट्स, जब हम उसमें उसको वैक्यूम पंप के साथ या फिर पानी के पंप के साथ हम उसका प्रेशर रिड्यूस करेंगे। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। मतलब कि ऐसी डिस्टिलेशन की प्रोसेस जो कि रिड्यूस्ड प्रेशर में हम करते हैं। पहले प्रेशर तो डालने का, फिर बाद में प्रेशर को क्या करने का, निकाल देने का। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? नाउ अभी हम आएंगे विच इज सॉल्वेंट को एक्सट्रैक्ट करना। नाउ व्हाट इज मीन बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, ध्यान से समझना है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या होता है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मतलब कि कोई भी सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट को निकालना। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मतलब कि कोई भी सॉल्यूशन में से, जैसे कि पानी और दूध है, तो पानी और दूध में से किसको निकालना स्टूडेंट्स, दूध को बाहर निकालना। जैसे नींबू पानी है तो नींबू पानी में से किसको बाहर निकालोगे, पानी को बाहर निकालोगे। तो दैट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। अभी देखो इसकी डेफिनेशन आपको प्योरली लिख के दी है। When an organic substance is present in an aqueous solution, जब कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस ये कोई भी एक्वेशियस सॉल्यूशन में होगा,
तो हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसके सॉल्यूशन में से बाय शेकिंग इट विथ एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन विच द सब्सटेंस इज मोर सॉल्वेंट। भाई साहब ये क्या बोल दिया, मतलब कि स्टूडेंट्स हम कोई भी ऑर्गेनिक, अगर कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ध्यान से सुनना है, अगर कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस ये प्रेजेंट होगा उसके एक्विशियस सॉल्यूशन में, अगर कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस ये प्रेजेंट होगा उसके एक्विशियस सॉल्यूशन में, तो अपन उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अपन उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को अपन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसके एक्विशियस सॉल्यूशन में से। कब, जब अपन उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हम डालेंगे जो कि ज़्यादा सोलूबल होगा, जो कि ज़्यादा सोलूबल होगा। अभी आप बोलोगे सर इसमें ज़रा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दो यार भैया। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ठीक है, इसमें मैंने कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस डाला, इसमें मैंने कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस डाला है और यहाँ पे सॉल्यूशन भी पहले से मौजूद है, ये वाला है ए। अभी मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, अगर मेरे को इसमें से ये वाले ऑर्गेनिक सब्सटेंस को बाहर निकालना है तो मैं इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस में और क्या डालूंगा, और बी वाला सॉल्वेंट डालूंगा, और नया बी वाला सॉल्वेंट डालूंगा। और ये नया बी वाला सॉल्वेंट ऐसा वैसा नहीं होगा, ये क्या होगा, ज़्यादा सोलूबल होगा। ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ज़्यादा सोलूबल होगा। मतलब कि इन सोलूबल सॉल्वेंट में हमने अगर सोलूबल सॉल्वेंट डाला तो हम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस हम मिला सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं। वापस एक बार, अगर इनसोल्यूबल सॉल्यूशन में, अगर इनसोल्यूबल सॉल्यूशन में कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और अगर हमको उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट करना है तो हमको एक ऐसा सॉल्वेंट उसमें डालना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा जो कि ज़्यादा सोल्यूबल होगा। वापस एक बार, अगर हमको ऑर्गेनिक सब्सटेंस को निकालना है जो कि इनसोल्यूबल सॉल्यूशन में है, एक्विशियस सॉल्यूशन में है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना है इस वाले को, तो हम एक बी वाला सॉल्वेंट लेंगे जो कि ज़्यादा सोलूबल होगा ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। ठीक है, गॉट इट, चलो बहुत सही। नाउ दिस इज कॉल्ड एज विच इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। अभी द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज रिमूव्ड, ध्यान से सुनना है, जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है ये रिमूव्ड होता है डिस्टिलेशन से। ठीक है, डिस्टिलेशन, अलग अलग डिस्टिलेशन प्रोसेस से ये क्या होता है, रिमूव होता है। अभी कौन सी डिस्टिलेशन प्रोसेस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, डायग्राम है नीचे। और जो सोल्यूट होता है जो कि लेस सोल्यूबल होता है उसको अपन बोलते हैं कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन। मतलब कि सॉल्वेंट को अपन बोलेंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और जो सोल्यूट होता है उसको बोलेंगे अपन कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन। देखो अभी यहाँ पे ठीक से ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ये देखो ये है बिफोर एक्सट्रैक्शन। बिफोर एक्सट्रैक्शन क्या हुआ है स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड ये किस में है, यहाँ पे है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ये यहाँ पे। अपन ने ऊपर से क्या डाला स्टूडेंट्स, अपन ने ऊपर से डाला सॉल्वेंट की दे लेयर, बी वाला सॉल्वेंट डाला जो कि ज़्यादा सोल्यूबल है। जब अपन डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो मिक्स हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। और जो भी मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऊपर जमा हो जाएगा और जो भी मेरा एक्विशियस की लेयर है वो एक्विशियस की लेयर नीचे आ जाएगी। मतलब मेरा ए जो मेरे को वैल्यू, जो मेरे को ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए वो ऊपर आ जाएगा और बी वाला नीचे आ जाएगा। मतलब एक पहले एक्विशियस सॉल्यूशन में ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसमें अपन ने बी वाला सॉल्वेंट डाला जो कि ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है जिसका प्रमाण ज़्यादा होता है, वो अगर हमने उसमें डाला जो ज़्यादा सोल्यूबल होता है तो ए और बी अलग अलग हो जाएगा। जैसे तेल और पानी, तो तेल ऊपर फ्लोट हो जाता है, पानी नीचे रह जाता है। उसी प्रकार ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऊपर आ जाएगा और जो भी मेरा पानी होगा वो नीचे हो जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन से दैट दिस इज एन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। इसको अपन बोलेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। नाउ अभी वी आर ऑन द लास्ट टॉपिक स्टूडेंट्स विच इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अभी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी पहले हम जान लेंगे। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी बहुत सिंपल है, जिनके स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के जो भी सॉल्वेंट होते हैं वो लिक्विड इसमें होते हैं। क्या स्टेशनरी फेज मतलब कि देखो ध्यान से समझना है, स्टेशनरी मतलब कि जो हिल नहीं सकता है, ऐसे लिक्विड जो एकदम कब्जे में मतलब कि एकदम उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एकदम स्ट्रांग है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप हनी ले लो, हनी कैसे होता है, बहुत ज़्यादा स्टेशनरी फेज में होता है। हनी ऐसा फ्लूइड है जिसका विस्कोसिटी क्या है, बहुत कम है, जिसकी विस्कोसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। विस्कोसिटी मतलब कि अगर आपने रेस लगाई पानी की और किसकी, हनी की, तो सबसे पहले नीचे कौन पहुँचेगा ज़मीन पे,
पानी ही पहुँचेगा, हनी नहीं पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं एक दूसरे के अंदर। और मोबाइल मतलब कि अपना मोबाइल फ़ोन नहीं जिसमें आप देख रहे हो, मोबाइल यानी कि स्टूडेंट्स जो कि इधर उधर उनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा मूव होते हैं, ठीक है। इन दिस वे वी कैन से दैट। सो ये होता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अभी रेटिनेशन फैक्टर क्या होता है ये हम देख लेंगे, विच इज़ द लास्ट पॉइंट स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट इज मीन बाय रेटिनेशन फैक्टर? रेटिनेशन फैक्टर मतलब कि जो बेस लाइन के सोल्यूट ऑफ द बेस लाइन अपॉन सॉल्वेंट ऑफ द फ्रॉम द बेस लाइन। अभी ये समझने के लिए आपको एक फिगर मैंने नीचे दिए हैं बहुत सारे। अभी देखो ये वाला जो फिगर है ये पहला है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी का ये वाला फिगर है। देखो इसमें क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, में ध्यान से समझना है। मेरे पास पहले सॉल्वेंट है, यहाँ पे मिक्सचर है और यहाँ पे क्या है, एब्जॉर्प्शन है। अभी मैं क्या करूँगा, इसको मिक्स करूँगा। मिक्स करने के बाद मेरे को A नीचे आ जाएगा प्लस BC मिलेगा, और फिर बाद में हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। मतलब विद द हेल्प ऑफ टाइम अपन क्या करेंगे, धीरे धीरे इनको अलग अलग करेंगे। डिस्टिलेशन प्रोसेस चल रहा है स्टूडेंट्स, अलग अलग करना है। ये वाला जो लेयर होता है इस लेयर को थोड़ा थोड़ा ढीला करना है, और जैसे जैसे अपन ढीला करेंगे वैसे वैसे ये नीचे नीचे थोड़ा थोड़ा सरकते जाएगा। और A पहले देखो ABC है, फिर बाद में A है, BC है, फिर ABC, ऐसे अलग अलग हो रहे हैं। पहले क्या है स्टूडेंट्स, ABC साथ में थे, फिर अपन ने थोड़ा सा नीचे से नल जो है नीचे से थोड़ा सा ढीला किया, तो क्या हो गया, A अलग हो गया, BC साथ में आ गया। फिर और नल थोड़ा सा ढीला किया तो क्या हो गया, ABC, ये तीनों के तीनों अलग अलग हो गए। मतलब ये पहले वाला है, ये दूसरे वाला है, ये और थर्ड वाला है मेरा ये वाला, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन से दैट। अभी ये वाला होता है विच इज़ डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्वेंट। मैं जो आपको बोल रहा था रेटिनेशन फैक्टर ये होता है। मतलब कि मेरी ये एक बेस लाइन होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये होती है मेरी बेस लाइन। इस बेस लाइन पे जो भी सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट कितने नीचे आ रहा है और जो भी सोल्यूट है वो कितने नीचे आ रहा है, तो उसका फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, रेटिनेशन फैक्टर हम कैसे लिखते हैं, विच इज सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। याद रखना है, सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, मतलब कि मोलैरिटी टाइप, सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। सो सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, तो ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट आएगा कि बेस लाइन के नीचे जो सोल्यूट है वो 20 आया है, 20 मीटर आया है, और जो सॉल्वेंट है वो 10 मीटर आया है। तो इसका आंसर कितना होगा स्टूडेंट्स, रेटिनेशन फैक्टर कितना होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इन दिस वे वी कैन से दैट। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। फिर ये देखो, ये रहा बेस लाइन, ठीक है, दिख रहा है आपको। सो दिस इज बेस लाइन। इस बेस लाइन में जो भी सॉल्वेंट है वो कितने नीचे आएगा और जो भी सोल्यूट है वो कितने नीचे आएगा। देख रहे हो आप, x वाला जो है वो है सोल्यूट, और जो y वाला है वो है मेरा सॉल्वेंट। तो y अपॉन x, दिस विल बी योर फॉर्मूला। मतलब RF इक्वल्स टू सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। इन दिस वे वी कैन सॉल्व, ठीक है। तो होप आपको पूरा की पूरा लेक्चर एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल प्रोसेसेस है स्टूडेंट्स। जो भी इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो तो सबसे पहले है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, जिसको मैंने एकदम अच्छे से फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंगली आपको सिखाया है। फिर डिस्टिलेशन मतलब कि वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंसेस यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनका इवेपोरेशन फटाक से हो सकता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। नॉन वोलाटाइल मतलब कि जिनका एक्सट्रैक्शन नहीं हो सकता, मतलब कि व्हाट वी कैन से इवेपोरेशन नहीं हो सकता है। फिर सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस, क्या करना है सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस में, लिक्विड होती है उसको गर्म करो, फिर ठंडा करो, और जो भी होगा वो नीचे जमा हो जाएगा, ठीक है। ये देखो इस प्रकार, ठीक है। ये पूरी की पूरी PDF फाइल, मैंने जो भी PDF फाइल है स्टूडेंट्स हैंड रिटन नोट्स के खुद बनाए हाथों से, तो इसका पूरा लाभ लो। नीचे टेलीग्राम की लिंक दी है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसकी जो एक्सरसाइज है वो बहुत जल्दी, कल ही के दिन आने वाली इसकी एक्सरसाइज, तो फटाफट से वो भी कंप्लीट कर लेना है। सो यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करना है और बोलना है कि स्टेट बोर्ड वाले भैया पूरा की पूरा केमिस्ट्री डालने वाले हैं, फटाफट से ज्वाइन हो जाना है। और साथ ही साथ स्टेट बोर्ड वाले भैया हैशटैग सो मचाते रहो यार, फोड़ते रहो। इसका जो भी पार्ट है वो आने वाला है कल ही के दिन। सो मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, मचाते रहो, फोड़ते रहो।